जय हिंद टू ऑल। पिछले वीडियो में हम लोग खाद्य सुरक्षा के बारे में बात कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रामू की कहानी। ठीक है, चैप्टर 5 क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके पीछे के 2 लेक्चर्स में हमने सारी कहानी बताई हुई हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जा करके सबसे पहले उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं रामू की कहानी के बारे में। देखिए, रामू जो है माधोपुर गांव में, माधोपुर एक गांव हमारे तरफ में भी है, हमारा जो गांव है उसके तरफ में। तो रामू माधोपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियमित खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है। देखिए, अनियमित खेतीहर मजदूर का मतलब ये है कि वो मजदूरी करता है, मतलब कि वो पूरे साल में लगभग 3 से 4 महीना ही वो अपने खेत में काम करता है। बाकी के 8 महीना वो बाहर काम करता है, दूसरों के खेतों में कार्य करता है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उसको खेतीहर मजदूर कहा जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा खेतीहर मजदूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अनियमित खेतीहर मजदूर ये होता है कि कभी खेत में मजदूरी कर लेता है, कभी शहर में आ जाता है और कभी गांव पे अपने खेतों में भी काम कर लेता है। तो ये हो जाता है अनियमित खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है। उसमें सबसे बड़ा बेटा सोमू दास 10 वर्ष की है। उसका जो सबसे बड़ा बेटा है वो 10 साल का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है। यानी कि वो जो है 10 साल का लड़का, और वो भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है कहाँ पे, तो सरपंच जी के यहाँ पे। सोमू सरपंच के यहाँ पर पूरे वर्ष काम करता है, वो सालों भर काम करता है उसके यहाँ पर, और इसे इस काम के लिए 1000 रुपया मिलता है। बताइए, महीना में मात्र 1000 रुपया मिलता है। रामू के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वे भी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते। ठीक है, वो काफ़ी छोटे हैं जिस वजह से वो खेतों में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी कुछ समय के लिए अंशकालीन पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम करती है। जैसे पास की जो डेयरी फार्म होती हैं या फिर जिसके यहाँ पे ज़्यादा गाय मवेशी रहती हैं, वो इन सबको रखते हैं हटाने के लिए। उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध, मतलब जो प्रतिदिन वो काम करती है उसके बदले में पैसा तो नहीं मिलता है, लेकिन आधा लीटर दूध मिल जाता है और सब्जी के साथ कुछ पका खाना मिल जाता है, जैसे कि रोटी, जो भी खाना बनता है, लिट्टी लगेगा लिट्टी मिल जाएगा। ठीक है, पूड़ी बनेगा तो पूड़ी मिलेगा, जो भी बनेगा उसको आधा थोड़ा कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेतों में काम करती है। जब खेत में काम रहता है तो काम को छोड़ देती है जहाँ पे वो काम पकड़ी थी और अपने खेत में काम करने लग जाती है और आमदनी बढ़ा लेती है। एक तरह से इसकी जो पत्नी है वो भी खेतीहर मजदूर के तौर पे ही कार्य कर रही है, लेकिन खेतीहर मजदूर कैसा है, वो अनियमित है। चलिए आगे चलते हैं। कृषि एक मौसमी कार्य है, जो बिल्कुल जानते हैं किसी मौसम में खेती होता है, उसके बाद से कुछ में नहीं भी होता है। रामू को केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने पर और पकने की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने क्या रहता है, बेरोजगार रहता है। इसी को तो मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। हमने पिछले वीडियो 4th चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, वो कितने महीनों के लिए बेरोजगार रहता है भाई, तो 4 महीनों के लिए लगभग क्या रहता है, वो बेरोजगार रहता है। और इसी को हम लोग कहते हैं मौसमी बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। तब वह दूसरे दिनों में काम की तलाश करता है। कभी कभी उसे ईंट भट्ठे में या गांव में चल रहे निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नकद या फिर वस्तु के रूप में इतना कमा लेता है, जैसे कोई पैसा भी दे देता है काम के बदले, या फिर कोई अनाज दे देता है। तो हम लोग क्लास 10th में जाकर के पढ़ेंगे कि काम के बदले अनाज मिल जाता है तो वो आपका वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, और काम के बदले यदि पैसा मिल जाता है तो वो आपका मुद्रा विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है ना, मुद्रा से वस्तु का लेन देन मुद्रा विनिमय प्रणाली है, और वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली है। इसको कॉपी पे लिख लीजिए, अदरवाइज क्लास 10th में तो पढ़ना ही है। बहरहाल, जब वह काम नहीं कर पाने में सफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और कभी कभी तो उसे तथा उसके छोटे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। ठीक है, कंडीशन ऐसा है घर का कि उन लोगों को कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं चीज़ों को खरीद कर लाने के लिए। परिवार को दूध तथा सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती हैं। रामू एक कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण
जो हमारे यहाँ पर कृषि कार्य होता है उसमें इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, प्लस में मौसम पे डिपेंडेबल कृषि है, जिससे कि उनको सालों भर क्या होता है, रोजगार नहीं मिल पाता है और वो खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा घिरे रहते हैं, खाद्य असुरक्षा की दृष्टि से हमेशा घिरे रहते हैं। मतलब कि उनको कल खाना मिलेगा नहीं मिलेगा ये फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, जब तक काम मिल रहा है तब तक खा रहे हैं, काम नहीं मिलेगा तो नहीं खा पाएंगे। तो इनके साथ इस प्रकार की कंडीशन रहती हैं। चलिए आगे बात करते हैं, क्या इस प्रकार के लोगों के लिए सरकार कुछ योजना लाई है क्या? तो अब उसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर बात करेंगे हम लोग अकाल के दौरान खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। ये किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि जब हमारे पास में किसी प्रकार का समस्या आ जाए तो उस समय में हम अपने देश के नागरिकों का भरण पोषण या फिर पेट भरने के प्रबंधन किस प्रकार करेंगे। तो ये किसी भी विकसित राष्ट्र या फिर विकासशील या फिर कितना भी छोटा राष्ट्र क्यों ना हो, वो अपने देश के पब्लिक के लिए हमेशा क्या रहेगा, तत्पर रहेगा इस मामले में। चलिए, किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, अकाल, भूकंप, महामारी आदि के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में क्या हो जाती है, गिरावट आ जाती है। अब चूंकि बाढ़ का तो हम लोगों को मतलब जो बिहार के बच्चे हैं, जो बिहार के लोग हैं, उनको बाढ़ का तो मतलब उतना कुछ समझाना है नहीं, और ख़ास करके भोजपुर और इधर में हमारे तरफ में तो बाढ़ आते रहता है, तो सबको पता है बाढ़ के बारे में। आता है तो पूरा जो है फसल दह जाता है। आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा, एक फ़ोटो लगेगा, पूरा जो है बाढ़ में जो है पूरा का पूरा फसलें दह जाता है। सूखा में क्या हो जाता है कि सूखा में जो भी खेत है तो खेत में नमी की मात्रा कम हो जाती है, जिस वजह से जो फसल है वो हो जाता है, सूख जाता है। गर्मी के दिन में देखिएगा आपके द्वार पे या फिर आपके अगल बगल में जितने कुछ हरे भरे पेड़ रहते हैं वो क्या होने लगते हैं, सूखने। पेड़ मतलब बड़ा वाला पेड़ नहीं यार, पौधा छोटा छोटा, जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल किसी चीज़ का पौधा, जैसे तिलहन का पौधा है, हालांकि वो गर्मी में नहीं होता है। जनेरा ले लेते हैं, तो बहुत किसानों का जो जनेरा है वो सूख जाता है। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती है समय से। अकाल का मतलब होता है कि ऐसे ही सूखा या फिर किसी भी प्रकार की महामारी को अकाल कहा जाता है। भूकंप का मतलब होता है कि पृथ्वी का जो हिलना डुलना हो जाता है वो भूकंप है। महामारी, तो इस केस में जो खाद्यान्न की जो कुल उपज में गिरावट आती है, इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। ठीक है, और खाद्य की कमी के कारण कीमतें क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं। जब मार्केट में आपका डिमांड जो है बढ़ जाएगा और सप्लाई कम रहेगा तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जब सप्लाई कम रहेगा तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, ऐसी परिस्थिति में लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि कम आय के कारण उनकी उच्च कीमत पर खाद्य पदार्थ को खरीदने की पहुंच नहीं होती है। और अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक समय के लिए आती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। अब जैसे हम लोग कोरोना टाइम में ही देख लेते हैं। कोरोना टाइम में जब 14-15 दिन के लिए लॉकडाउन लगा तो उसमें ज़्यादा लोगों को परेशानी तो हुई, लेकिन उतना नहीं हुई। जैसे मान लीजिए कि कोई डेली हैंड टू माउथ वाला सिचुएशन है किसी के पास में, कि आज कमा रहे हैं कल खा रहे हैं, नहीं कमाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी वो 10-12 दिन 15 दिन के लिए अरेंज कर लेते हैं। लेकिन विचार करिए ज़रा उन लोगों के बारे में जो कि डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, और वो 6 महीने के लिए कैसे सर्वाइव कर सकते हैं यार? 6 महीने के लिए सर्वाइव नहीं कर सकते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षा से प्रभावित हो जाएंगे। तो इस केस में गवर्नमेंट के द्वारा जो है ना, वो उनको भोजन प्रदान किया जाता है, उनको अन्न प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, आगे की स्लाइड में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, आई होप कि इतना तक आसानी से समझ में आ गया होगा। ये सब तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है, ये कोरोना काल वाला एग्जाम्पल है, तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। हुआ भी था। अकाल की स्थिति में व्यापक भूखमरी आ जाती है। देश में बढ़ती आबादी ने कई समस्याओं को जन्म दिया है, जिससे कई राज्यों में भीषण अकाल आम बात है, और इस कारण यहाँ एक और लोग भूखे मर रहे हैं तो वहीं गरीबी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। कहाँ से गरीबी पर अंकुश लग पाएगा? जैसे ही थोड़ी सी डेवलपमेंट होती है, फटाक से जनसंख्या उतना बढ़ जाता है। 4 रोटी बना, 4 रोटी था, 4 लोग खा रहे थे। अब जैसे ये 4 लोग सोचें कि कल से 2-2 रोटी और बढ़ा देंगे, मतलब कि अब हम 8 रोटी बनाएंगे और एक व्यक्ति 2 रोटी खाएगा, लेकिन तब तक जो है चारों के 4 और आ गए, मतलब उनके लड़के आ गए। अब बताओ, अब 8 पे कितने रोटी पड़ेंगे? एक रोटी पड़ेंगे।
तब तक फिर जो है ये अपना फिर पैदा कर दिए और ये अब 2 के जगह पे 3-3 हो गए। रोटी अभी भी 8 ही है, तो अब रोटी का टुकड़ा होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा। यही हाल है भारत में, यही हाल है बिहार में, और यही हाल है भारत के अन्य सभी राज्यों में जहाँ पर इसी प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। स्टार्टिंग में जनसंख्या काफ़ी कम था, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगा, भारत के लोग तो अपने पूरा पारंपरिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो लोग बोलते हैं कि एक आँख नहीं माना जाता है, 2-4 आँख ले आओ, शंकर जी ने 3 आँख कर लो, है ना, कि मतलब तीसरा आँख खोलोगे पूरा दुनिया लग जाएगा, मतलब कि 3 लड़का रहेगा, केहू से डरे की बात नहीं है, पूरा एकदम अपने मौज रहेगा। तो इस प्रकार की जो समाज में जो वो जो अवेयरनेस नहीं था, जिसके कारण से क्या है कि गरीबी और ये जो खाद्य असुरक्षा वाला बात है वो ऊपर हो जा रहा है। चलिए अब आगे बात करेंगे हम। अकाल के दौरान सबको खाद्यान्न भोजन मिल सके, इसके लिए कृषि क्षेत्र को नज़रअंदाज करते हुए इसे अधिक अहमियत देने की जरूरत है। हम जानते हैं कि कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो राज्य के लगभग 64% और ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 80% लोगों के रोजगार देता है। मतलब कि लगभग 70 से 75% लोगों को रोजगार देता है यदि एवरेज मिला लिया जाए, ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पर। इन कारणों से आपदाओं निपटने के लिए किसान की ज़रूरतों के मद्देनज़र राष्ट्रीय किसान आयोग नेशनल फार्मर कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे MS स्वामीनाथन, प्रोफेसर स्वामी, लिखिएगा इसको कॉपी पे लिख लीजिए, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन तो राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे। बना जिसने एक एकीकृत रणनीति रखते हुए खाद्यान्न, स्वास्थ्य, सिंचाई पर लगातार ध्यान रखने और प्रभावशाली ढंग से प्रयोग देने पर जोर देने के लिए किसानों के कर्ज एवं बीमा, स्वास्थ्य में सुधार, खेती की नई तकनीक और बाजार की सुविधा जैसे अहम पहलुओं पर सरकार से ध्यान देने की पेशकश रखी। ठीक है, कि इन सारे मुद्दों पर सरकार जो है थोड़ी सी ध्यान दे। चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त है कि अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं, जी बिल्कुल होती हैं, जो दूषित जल, सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाले महामारी तथा भूखमरी के कारण होती है। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा वो आज़ादी के पूर्व 1943 ईस्वी में बंगाल में पड़ा था। ठीक है, जिसे बंगाल का भयानक अकाल यानी कि ग्रेट फैमिन ऑफ बंगाल कहते हैं, जिसकी विभीषिका की चर्चा नोबेल पुरस्कार विजेता एवं विख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी किया है। और उसी समय भारत के बंगाल प्रांत में करीब 30 लाख लोग भूखे मारे गए थे। कितने? 30 लाख लोग भूखे मारे गए थे। कितने में? 1943 ईस्वी में बंगाल में, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या को दर्शाता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है थोड़ी सी बता देते हैं। 1943 के समय में पश्चिम बंगाल, उस टाइम का पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल दोनों एक ही था, यानी कि उसको कहा जाता था बंगाल। ठीक है, तो उस टाइम का जो बंगाल था वहाँ पर हो गया सूखा। अब सूखा के कारण वहाँ पर अनाज की कमी हो गई। और चूंकि आप लोग अंग्रेज़ों के नीति से अवगत होंगे कि अंग्रेज़ों का नीति था फूट डालो और राज करो, उसके बाद से यहाँ से चीज़ों का उपयोग करके ब्रिटेन भेजा जाए, यहाँ के रिसोर्सेज हैं उसको ब्रिटेन भेजा जाए और वहाँ पे समृद्धि लाया जाए, ना कि भारत में समृद्धि लाया जाए। तो भारत में जितनी भी चीज़ें होती थी उनको भेज दिया जाता था ब्रिटेन में। अब यहाँ पे हो गई चावल की कमी, और चावल की कमी की वजह से जो है यहाँ पर 1943 में लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, हालांकि इसका और भी आंकड़ा आता है कि यहाँ पर चावल की कोई कमी नहीं थी, सप्लाई नहीं दिया गया था। तो सप्लाई आखिरकार कौन नहीं दिया? अंग्रेज नहीं दिए। तो इसका और भी आंकड़ा है, सारा चीज़ इसको आगे चल के हम देखेंगे। देखिए यहीं पे आंकड़ा है, आइएगा आंकड़ा देखिए। अब यहाँ पे यदि आप लोग आंकड़ा पे ध्यान देंगे तो 1939 का यदि बात किया जाए तो वहाँ पे 79 लाख टन उत्पादन हुआ था, जिसमें से 4 लाख टन आयात भी हुआ था। मतलब कि कुल उत्पादन जो है, कुल उपलब्धता जो है 83 लाख टन था। वो 1939 के बात हो रहा है। यहाँ पर हमारा 1943 में ये खतरनाक स्थिति उत्पन्न हुई। अब यहाँ पे एक बार हम लोग देखते हैं 1940 के बारे में, तो यहाँ पे 82 मतलब कि टोटल 85 था। 1941 में टोटल देखते हैं तो 70 था, कुछ ज़्यादा कम है नहीं। 1942 में देखेंगे तो 92 था सबसे ज़्यादा। 1943 का बात किया जाए तो यहाँ पे 79 था, यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा था। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या रीज़न था
कि इस प्रकार के अकाल को देखना फेस करना पड़ा बंगाल को। तो इसके बारे में कभी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। आप लोग इसके बारे में सोचिएगा कि आखिरकार 1943 में क्या कारण था जिसके वजह से वहाँ पे इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई, और कमेंट सेक्शन में पुट करने की कोशिश करिएगा। चलिए आइए चर्चा करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। सारणी का अध्ययन करें और बताएं कि आप इस कथन से सहमत हैं। तो जी नहीं, हम इस कथन से सहमत नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे चावल की तो कमी नहीं थी, आंकड़े से बिल्कुल स्पष्ट है। किस वर्ष में खाद्यान्न उपलब्धता में भारी कमी हुई? खाद्यान्न उपलब्धता में भारी कमी की बात करी जाए तो यहाँ पर जो 1941 का समय था, 1941 का समय था, वहाँ पर जो है खाद्यान्न में भारी कमी हुई थी, ठीक है। यहाँ पर चित्र 5.3 में दिखाया गया है कि राहत केंद्र पर भूखमरी से पीड़ित लोग, यहाँ पर राहत केंद्र होता है ना, जैसे बाढ़ आता है तो वहाँ पे स्कूल में खिचड़ी वगैरह बनवाया जाता है, वहीं पे लोग जा करके खाते पीते हैं। तो उसी प्रकार से जो राहत शिविर लगा था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग गए हुए थे। चित्र 4.2 में बता रहा है कि 1943 के बंगाल के अकाल के दौरान पूर्वी बंगाल के चटगांव जिले में गांव छोड़कर जाता हुआ एक परिवार, तो पूर्वी बंगाल में एक चटगांव जिला है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो वहाँ से बहुत सारे लोग जो है पलायन कर गए थे। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा, लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में कालाहाड़ी तथा काशीपुर जैसे स्थान हैं। देखिए कालाहाड़ी और काशीपुर काफ़ी पिछड़ा स्थान है उड़ीसा में, जहां अकाल जैसी स्थिति अनेक वर्षों से बनी हुई है, और ऐसी भी सूचना मिली है कि वहां भूखे के कारण अक्सर गरीब लोगों की मृत्यु हो जाती है। अक्सर गरीब लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये गरीब आते कहाँ से? जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो, ठीक है। और उतना मान लीजिए जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ नहीं, तो उनको कहाँ से डेवलपमेंट नहीं मिल पाएगा उनको। लोग बोलेंगे तुम ही जानते हो, चाइना वालों को देखो इतना जनसंख्या है, सबसे कम गरीब है वहाँ पे। तो देखो चाइना का जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा था। लेकिन यदि इंडिया के संदर्भ में बात करें तो इंडिया में सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ रहा था, यहाँ पे रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। हाल के वर्षों में झारखंड के पलामू जिले, बिहार के नवादा, गया एवं मुंगेर जिले तथा सुदूरवर्ती क्षेत्र में अकालग्रस्त होने के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है। तो भारत के सिर्फ इन्हीं राज्यों में नहीं, इनफैक्ट लगभग सारे राज्यों में इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है, साउथ इंडिया के कुछ राज्यों को छोड़कर। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। आगे देखेंगे, केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्न के भंडार तो पर्याप्त है, किंतु आवश्यकता इसे गरीब लोगों को उपलब्ध कराने की है। अब जो भारतीय खाद्य निगम है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, इसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय खाद्य निगम। तो यहाँ पे तो खाद्यान्न का भंडार तो है, लेकिन इसकी आवश्यकता है कि गरीबों के पास में इसको क्या किया जाए, वितरित किया जाए, पहुँचाया जाए सही समय पर। अकाल एवं अन्य आपदाओं के समय आत्मनिर्भर रहने के लिए आवश्यक है कि किसानों की दशा को ठीक करा जाए। किसानों के लिए अधिक से अधिक आय कैसे सुनिश्चित हो, इस पर जोर दिया जाए। अल्टीमेटली तो भाई किसान ही ना उस अनाज को पैदा करेंगे, तो वो जब तक खुश नहीं रहेंगे, उनके पास में जब तक चीज़ें नहीं पहुँचेंगी, रिसोर्सेस नहीं पहुँचेंगे, तब तक वो अच्छा उत्पादन नहीं कर पाएंगे। और जब तक अच्छा उत्पादन नहीं कर पाएंगे, तब तक की जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो अनाज का भंडारण कहाँ से करेगी? अनाज का भंडारण नहीं कर पाएगी ना। चलिए आगे चलते हैं। किसानों को दिए जाने वाले समर्थन मूल्य में वृद्धि किया जाए। आपका जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको स्वामीनाथन आयोग ने बताया था, जो कि राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे स्वामीनाथन, वही MSP के बारे में बताए थे। तो उनके द्वारा कहा गया था कि इतना कम से कम दिया जाए ताकि उनका जो किसान का जो रियल मेहनत जो है उनका, और प्लस में जो उनका लागत है वो निकल सके, वही है MSP। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को ऐसा मौलिक तंत्र बनाया जाना चाहिए जो गरीब एवं किसान जनता पर केंद्रित हो। अकाल एवं अन्य संभावित प्राकृतिक एवं मानवीय आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक है कि गरीब एवं किसानों की आय को सुदृढ़ किया जाए। फसल बीमा को और कारगर बनाने के साथ ही कृषि, लघु उद्योग एवं अन्य व्यापार क्षेत्र से जुड़े हर पहलू में
गुणात्मक वृद्धि करने के लिए दीर्घकालिक योजना यानी कि रोड मैप को बनाया जाए ताकि गरीब किसान आत्मनिर्भर हो सके। अब देखिए, जब यहाँ पे लघु उद्योग, देखिए ध्यान से, जब यहाँ पर लघु उद्योग, कृषि तथा व्यापार की बात करी जा रहा है, यानी कि जब कृषि में अच्छा तकनीक आएगा, अच्छा उसका विकास होगा, तो किसानों की आय खुद बढ़ जाएगी। और जब किसान की आय खुद बढ़ जाएगा तो किसान अपना अनाज नहीं खरीद लेगा, कितना महंगा होगा। तो लघु उद्योग, जब लोगों की आय रहेगी, उद्योग रहेगा, तभी ना लोग काम करेंगे। जब काम करेंगे तो उनके पास पैसा आएगा। अब पैसा आएगा तो वो भूखे मरेंगे? नहीं मरेंगे, उनके पास में अनाज उपलब्ध हो पाएगा। या फिर अन्य व्यापार क्षेत्र से जब जुड़ेंगे तो उनके पास आय आएगा, और जब आय आएगा तो उनके पास इस प्रकार की समस्या नहीं हो पाएगी। आगे चलेंगे हम, खाद्य सुरक्षा में सरकारी और गैर सरकारी योगदान को देखेंगे। देखिए, देश की आज़ादी के लगभग 61 साल बाद, अभी तो लगभग 76 साल हो गए, लगभग 40 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके कम से कम एक सदस्य को साल में कम से कम एक दिन भूखा रहना पड़ता है। मतलब ये कि हमारा जो देश है, इतने साल बाद भी यहाँ पे इस प्रकार की हालत है। लगभग 40 लाख परिवार ऐसे हैं जिनमें प्रतिदिन किसी न किसी एक सदस्य को भूखा रहना पड़ रहा है। काफ़ी गलत बात। आज हमारी आबादी 1 अरब से भी ऊपर हो चुकी है, लगभग 140 करोड़। लेकिन बढ़ती आबादी, बेरोजगारी और घटती खाद्यान्न की पैदावार ने लोगों को 2 जून की रोटी के लिए तरसा रखा है। जमीन सीमित है और आबादी हर दिन बढ़ती जा रही है। सभी को भोजन मिले, इसके लिए जमीन का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, और इसी के लिए लाया गया है गहन खेती। क्या लाया गया है? गहन खेती। गहन खेती में क्या किया जाता है? हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक से अधिक फसलों का उत्पादन करने की कोशिश की जाती है। कई कारणों से जमीन बेकार पड़ी रहती है, साथ ही भारी मात्रा में कृषि उपज की बर्बादी भी होती है, और ऐसे में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका कारगर हो सकती है, जो समय समय पर किसानों एवं नागरिकों को उचित सलाह दे सकें। किसानों को अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, और वो चाहे गैर सरकारी माध्यम से हो चाहे सरकारी माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, लेकिन होना चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे हम सरकार के कुछ सकारात्मक पहलुओं पे, जिसके द्वारा कि खाद्य संकट को मिटाने का प्रयास किया गया है या फिर कम करने का प्रयास किया गया है। तो देखिए, सरकार के द्वारा 70 के दशक में हरित क्रांति, जिसके जनक थे स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और यहाँ पर हरित क्रांति के आने के बाद जो है, सबसे ज़्यादा जो फसल में देखा गया वृद्धि, वो था आपका गेहूं, चावल। किस क्षेत्रों में देखा जाए तो उसमें आपका पंजाब था, यूपी था, उत्तर प्रदेश था, उसके बाद आपका हरियाणा था। तो इन सभी राज्यों में जो है गेहूं और चावल की पैदावार में वृद्धि देखने को मिली। तो ये था आपका हरित क्रांति का। के बाद मौसम के विपरीत होने की स्थिति भी, अकाल की स्थिति नहीं आई। मतलब कि जब से हरित क्रांति हुआ, तब उसके बाद भी मौसम में थोड़ा सा चेंजेस था, लेकिन उसके बाद अकाल जैसी समस्या नहीं बनी। इसका मुख्य कारण था कि बफर स्टॉक, या फिर जो हमारा भारतीय खाद्य निगम था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, उसके द्वारा जो है खाद्यान्न को क्या कर लिया गया था? स्टॉक कर लिया गया था। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में अन्य विपरीत स्थिति जैसे मौसम की खराबी आदि के कारण भी कभी भी भोजन में कमी नहीं आई, और खाद्यान्न उपलब्धता सामान्य रूप से सुनिश्चित कर दी गई है। जैसा कि आप लोग कोरोना टाइम में भी देख सकते हैं, अनाज की उपलब्धता के 2 मुख्य घटक है। पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब हम लोग बात करेंगे बफर स्टॉक के बारे में कि आखिरकार बफर स्टॉक होता क्या है। तो देखिए, बफर स्टॉक एक प्रकार का गोडाउन है, ठीक है, जिसमें FCI के द्वारा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अनाज को क्या किया जाता है? रखा जाता है किसानों से खरीद करके। किसान से न्यूनतम समर्थित मूल्य यानी कि MSP पर अनाज को खरीदा जाता है, और खरीद करके बफर स्टॉक में स्टॉक कर लिया जाता है, ठीक है। उसमें आपका गेहूं और चावल इत्यादि चीज़ें खरीदी जाती है, ठीक है। तो यह है आपका बफर स्टॉक। एक बार किताब के अनुसार देख लेते हैं। भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज
गेहूं और चावल को सरकारी भंडार में सुरक्षित रखा जाना है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं, जिसे न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। यानी कि फसल बोने से पहले ही सरकार के द्वारा यह अनाउंस कर दिया जाता है कि आपका जो फसल होगा उसको हम लोग इतने प्राइस पर खरीदेंगे, जिस वजह से किसान भी एकदम फ्री होकर के खेती करता है कि हाँ भाई इतना पैसा तो फिक्स है, मिल ही जाना है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए बुआई के मौसम से पहले ही सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा कर देती है। जैसा कि हमने बताया, खरीदे हुए अनाज सरकारी खाद्य भंडार जैसे भारतीय खाद्य निगम में रखा जाता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है पीडीएस में, जिसको हम लोग अगले पेज में बात करेंगे। अब देखेंगे हम लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यही है आपका पीडीएस। देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाजों को सरकार विनिमय राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। जो हमारे यहाँ पे डीलर होते हैं, डीलर, तो उन्हीं के जो उनका जो दुकान है उसी के माध्यम से राशन को बांटा जाता है। ठीक है, चलिए और जिसे क्या कहा जाता है, जिसे पीडीएस कहते हैं, जहाँ वे खाद्यान्न वितरित होती हैं उसे हम राशन की दुकान भी कहते हैं। जहाँ पर खाद्यान्न वितरित होता है उसे राशन की दुकान कहते हैं। वह अधिकांश क्षेत्रों जैसे गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं और देश भर में अभी भी लगभग 4.6 लाख राशन की दुकान है। राशन की दुकानों में, जिन्हें उचित दर वाली दुकान कहा जाता है, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है और ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। पहले के समय में राशन, चीनी, गेहूं, ये सारा कुछ मिलता था। अभी सिर्फ मिलता है गेहूं और चावल। गेहूं भी बहुत कम ही मिलता है। राशन कार्ड रखने वाले कोई भी परिवार प्रति माह इनकी एक अनुबंधित मात्रा जैसे 35 केजी अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 केजी चीनी और निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता था। चलिए अब हम लोग समझेंगे राशन कार्ड के प्रकार। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं ये कुछ जनवारा है, क्या आप जानते हैं? तो देख लेते हैं इसको। सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? तो देखिए, सरकार बफर स्टॉक इसलिए बनाती है कि फ्यूचर में कभी भी अकाल जैसी समस्या आ जाए तो उससे अनाज को निकाल करके समाज के एक सबसे गरीब तबके के लोगों तक भी उसको पहुंचाया जाए। ठीक है, ताकि लोगों के पास में खाद्य असुरक्षा की जो स्थिति पहले थी वो अब ना हो। तो ये है इसका काम। ऐसी कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने पहले भी यहाँ पे भी हमने पढ़ा हुआ है। इस कीमत को निर्गत कीमत भी कहते हैं और यह खराब मौसम या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में मदद करता है। अब हम लोग बात करेंगे राशन कार्ड के प्रकार के ऊपर। देखिए, राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। आपका पहला होता है अंत्योदय कार्ड। ठीक है, अंत्योदय कार्ड जिसमें आप सबसे गरीब माने जाते हैं, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, चावल, गेहूं, किरोसिन, चीनी, सब सारा कुछ मिलेगा। तो ये अंत्योदय कार्ड है। दूसरा है आपका बीपीएल कार्ड, गरीबी रेखा वाला कार्ड। ठीक है, जिसको पीला कार्ड कहा जाता है, आई थिंक पीला ही कहा जाता है। और अन्य लोगों के लिए गरीबी रेखा के ऊपर वाला कार्ड, यानी कि जिसको एपीएल कहा जाता है। बीपीएल का पूरा नाम हो जाता है बिलो पॉवर्टी लाइन, और एपीएल का नाम हो जाता है एबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, चलिए वैसे इसकी जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी जो डीलर का दुकान है वहाँ पे जाइए और इसके बारे में अच्छा से पता करिए, अच्छा समझा देंगे वो लोग। अब हम लोग कल की वीडियो में समझेंगे भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिए, कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही।